नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग मित्रों। आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस आप लोग जो दर्पण कंपटीशन क्लासेस से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, वो लोग प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ऐप है दर्पण क्लासेस करौली के नाम से मित्रों, और YouTube पर ये चैनल है दर्पण क्लासेस करौली के नाम से मित्रों। हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे और कल जनरल साइंस में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, जिसमें आप लोग मोनोसेकेराइड पढ़ चुके हो, ओलिगोसेकेराइड पढ़ चुके हो। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मित्रों पॉलीसेकेराइड। आज की क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों, पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों। बहुत मजा आने वाला है मित्रों, और इससे क्वेश्चन जनरल साइंस के एग्जामों में अक्सर मिलते रहते हैं मित्रों। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों कि पॉली जो सेकेराइड है, इस पॉलीसेकेराइड से किस तरह के आप लोगों के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। देखो मित्रों, पॉलीसेकेराइड पर बात की जाए तो आपको मैंने पिछली क्लास में कराया था। जिन लोगों ने पिछली क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग वहां भी उन वीडियो को भी देखें। यूट्यूब पर पड़े हुए हैं वो वीडियो, आपके ऐप पर भी फ्री मटेरियल में अवेलेबल है मित्र। वहां से आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परिचय या कार्बोहाइड्रेट से संबंधित किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं आप। अब उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं मित्रों। पॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो देखो, पॉलीसेकेराइड में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि ये जो जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। मतलब जल में घुलनशील नहीं होते, जल में अविलेय होते हैं मित्रों। तो ये जल में कैसे होंगे, अविलेय होंगे मित्रों। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए बताया था पॉलीसेकेराइड में कि जल में अविलेय होते हैं, और स्वाद में देखा जाए तो स्वाद में ये मीठे नहीं है, मीठे नहीं है स्वाद में। इनके उदाहरण आप लोगों के लिए मैंने बताए थे पिछली क्लास में। सेलुलोज इसी का उदाहरण है। सेलुलोज जो है वो इसी का उदाहरण है, आपके पॉलीसेकेराइड का है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण है मित्रों। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण है। एक आपको मैंने बताया था काइटिन, ये काइटिन भी इसी का उदाहरण है पॉलीसेकेराइड का। तो इस तरह से हमारे मध्य पिछली क्लास में उदाहरणों को लेकर चर्चा हुई थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलुलोज। इस सेलुलोज से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, सेलुलोज से जो क्वेश्चन है आपके वो किस तरह के पूछे जाते हैं। सेलुलोज, तो देखो मित्रों, हम लोग सेलुलोज को यदि देखें तो सेलुलोज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के लेवल पर। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। इस सेलुलोज से क्वेश्चनों का रिदम देखा जाए तो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, और सेलुलोज से संबंधित एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज को क्या कहा जाता है, शुद्ध कागज कहा जाता है। सेलुलोज को क्या कहा जाता है, शुद्ध कागज कहा जाता है। तो सेलुलोज को क्या कहा जाएगा, शुद्ध कागज कहा जाता है। क्या इसको, सेलुलोज को। सेलुलोज का जो पाचन करने वाला एंजाइम है, पाचक एंजाइम, तो सेलुलोज का पाचन करने वाला एंजाइम है, सेलुलोज का जो पाचक एंजाइम है उसका नाम क्या है, सेलुलेज। क्या नाम है आपके, सेल्यूलेज, सेलुलेज है। तो सेलुलोज का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा हो गया, सेल्यूलेज।
तो सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज क्या क्या करेगा, पाचन करेगा। सेलुलोज को शुद्ध कागज भी कहा जाता है। अब ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज मित्रों, सेलुलोज की उच्च मात्रा किसमें पाई जाएगी, आपके घास में, कपास में। कपास में लगभग 90% पाया जाता है। तो ये जो सेलुलोज है कपास में लगभग 90% पाया जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक मात्रा, तो सर्वाधिक जो मात्रा है वो किसमें देखने को मिलेगी, कपास। कपास में लगभग 90% पाया जाता है सेलुलोज है, कपास में पाया जाता है 90% सेलुलोज। इसके अलावा सेलुलोज से आप लोग देखोगे कि सेलुलोज कपास में 90% पाया जाता है। घास में, घास में उचित मात्रा में सेलुलोज है। घास में उचित मात्रा में, उचित मात्रा में उपस्थित है। तो ये घास में क्या है, उचित मात्रा में उपस्थित है आपके। तो घास में उचित मात्रा में उपस्थित है। अब घास से संबंधित तो अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, घास से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं। दूसरा, जानवर घास को खा लेते हैं लेकिन मनुष्य नहीं खाता, क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में या आहार नाल में क्या नहीं पाया जाता है, सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य, उस मनुष्य की आहार नाल में या पाचन तंत्र कह सकते हो, तो मनुष्य की आहार नाल में सेलुलोज एंजाइम मनुष्य की आहार नाल में सेलुलोज एंजाइम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है मनुष्य की, लेकिन जंतुओं की में पाया जाता है। जंतुओं की आहार नाल, जंतुओं की जो आहार नाल है, उस आहार नाल में सेल्यूलेज जो एंजाइम है वो उपस्थित होता है। सेलुलोज एंजाइम उपस्थित, तो जंतुओं की आहार नाल में सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है, लेकिन मनुष्य की में नहीं पाया जाता है। और जंतुओं की आहार नाल को यदि देखा जाए, तो ये जो जंतुओं की आहार नाल है, इस जंतुओं की आहार नाल में कौन सी जगह पाया जाएगा, तो जंतुओं की आहार नाल में जो बड़ी आंत है, जंतुओं की आहार नाल में जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में, बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है, जो सेलुलोज का क्या करता है, पाचन करता है। इसलिए जानवर, इसलिए जानवर क्या खा लेते हैं, घास खा लेते हैं, क्योंकि उनमें सेलुलोज का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, इसलिए घास का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेलुलोज को क्या कहा जाएगा, शुद्ध कागज कहा जाएगा। पाचक एंजाइम सेलुलोज है, इसका सर्वाधिक मात्रा में कपास में होता है। यदि आपसे और भी पूछा जाए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम, ये जो सेलुलोज एंजाइम है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है मित्रों, एंजाइम है आपके। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपकी जंतुओं में पाचन हो जाता है, क्योंकि वहां पर सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है। तो जंतुओं में सेलुलोज एंजाइम उपस्थित है आहार नाल में, लेकिन मनुष्य की आहार नाल में सेलुलोज एंजाइम क्या है, अनुपस्थित है या एब्सेंट पाया जाता है आपके। ये जो घास है, घास में भी उचित मात्रा में पाया जाता है।
घास से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं आपके कि जो घास है, इस घास को लेकर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखो, ये जो सबसे बड़ी घास, प्रकृति की सबसे बड़ी घास, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकृति की सबसे बड़ी घास, सबसे बड़ी घास, तो यदि आपसे पूछा जाए प्रकृति की सबसे बड़ी घास कौन सी है, तो प्रकृति की सबसे बड़ी जो घास है वो कौन सी है आपके, तो प्रकृति की सबसे बड़ी घास है आपके बांस। बांस प्रकृति की सबसे बड़ी घास है आपकी। तो प्रकृति की यदि आपसे पूछा जाए प्रकृति की सबसे बड़ी घास कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बांस है आपकी। ये जो बांस है, इस बांस को एक नाम से और जाना जाता है, ये जो बांस है इसको एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से आपकी, ग्रीन गोल्ड। ये जो बांस है इसको क्या कहा जाता है, हरा सोना, हरा सोना, या इसको क्या कहते हैं आप लोग, ग्रीन गोल्ड के नाम से भी किसको जानते हैं, बांस को जानते हैं। या आदिवासियों का गहना, आदिवासियों का, आदिवासियों का गहना भी इसी को कहा जाता है, बांस। आदिवासियों का गहना या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। आदिवासी महिलाएं इसके छल्ले बनाकर नाक कान में पहनती थी प्राचीन समय पर। तो आदिवासियों का गहना भी इसी को कहा जाता है, किसको, बांस को। ग्रीन गोल्ड भी किसको कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। गोल्ड को लेकर कुछ अन्य तथ्य भी हैं आपके, जैसे आप लोगों से कहा जाए व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं हम लोग, तो व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है या किसको जाना जाता है, तो एक तो किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को, प्लेटिनम को कहा जाता है। इसके अलावा वनस्पतियों में किसको कहा जाता है, कपास को। सबसे महंगी धातु है प्लेटिनम, सबसे महंगी धातु कौन है, प्लेटिनम है आपकी। तो व्हाइट गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, प्लेटिनम को जाना जाता है और कपास को जाना जाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, या आप लोग क्या कहते हो, सफेद, ब्लैक मतलब काला, काला सोना। यदि आपसे कहा जाए काला सोने के नाम से किसे जाना जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है आपके, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है आपकी, तो काला सोने के नाम से किसे जाना जाता है आपके, वनस्पति में तो किसको जाना जाए, अफीम को। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थों को भी क्या कहा जाता है आपके, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अफीम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है आपके, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं हम। ग्रीन गोल्ड के नाम से किसको जान रहे हो आप, बांस को जान रहे हो ग्रीन गोल्ड के नाम से। आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो आभूषण है, कृत्रिम जो आभूषण है वो किससे बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल या कृत्रिम आभूषण, तो वो कृत्रिम आभूषण किसके बनते हैं आपके, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। आर्टिफिशियल गोल्ड के नाम से जानते हैं जिसको, कृत्रिम आभूषण, या इसको क्या कहोगे आप लोग, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी है। तो आर्टिफिशियल गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम से बनेगा आपके। मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना या झूठा सोना, मूर्खों का सोना, या क्या बोलोगे आप लोग, झूठा सोना भी कहते हैं इसको। तो मूर्खों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है, मूर्खों का, मूर्खों का सोना या झूठा सोना, झूठा सोना।
तो मूर्खों का सोना या झूठा सोना किसे कह रहे हैं आप लोग? तो मूर्खों का सोना या झूठा सोना किसको कह रहे हो? आयरन पाइराइटिस। किसको कह रहे हो आप लोग? आयरन पाइराइटिस को मूर्खों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है आपके। तो आयरन पाइराइटिस को क्या कहा जाएगा? मूर्खों का सोना या झूठा सोना? FeS2, आयरन पाइराइटिस। तो आयरन पाइराइटिस को मूर्खों का सोना या झूठा सोना कहा जाएगा। आर्टिफिशियल गोल्ड से क्या बनेगी? आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनेगी। कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ब्लैक गोल्ड अफीम और पेट्रोलियम पदार्थ, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम और कपास, ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर एग्जामों में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगला है आपकी सेलुलोज के बाद में अगला उदाहरण है स्टार्च। देखो स्टार्च से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लेवल पर किस तरह से, स्टार्च के बारे में आप लोग देखोगे तो स्टार्च या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? माड़ कह रहे हैं। स्टार्च या क्या बोल रहे हैं आप लोग? माड़ बोल रहे हैं। चावल, आलू इसमें उचित मात्रा में पाया जाता है आपके। पादपों में अतिरिक्त भोजन, पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय, अतिरिक्त भोजन का संचय या स्टोरेज। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप भोजन बना रहे हैं। तो भोजन तो बना दिया उन्होंने, अब कुछ तो काम आ गया। उपापचय प्लांटों में भी उपापचय क्रियाएं में उनमें काम आ गया उसकी में। लेकिन जो अतिरिक्त भोजन है वो किसके रूप में एकत्रित रहेगा? पादपों में संचित रहेगा। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में या माड़ के रूप में क्या रहता है? एकत्रित रहता है आपके। तो स्टार्च या माड़ के रूप में वह क्या रहेगा? एकत्रित रहेगा। एक आपको मैंने बताया था ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को लेकर के किस तरह की चीजें आप लोगों से पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ग्लाइकोजन पर हम लोग देखें तो इस ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन। एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है किसको? ग्लाइकोजन। मनुष्य में अतिरिक्त भोजन का संचय इसी रूप में होता है। अरे आप लोग कहीं पार्टी शार्टी में गए, रोजाना आप 2-3 रोटी खाते हो, लेकिन वहां आपने जबरदस्त खींच दी। अब वो एक्स्ट्रा जो एकत्रित हो गया वो किसके रूप में एकत्रित रहेगा आपके? तो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहेगा। जो एक्स्ट्रा आपने खा लिया था वो किसके रूप में एकत्रित है? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित है यकृत में। तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन का संचय, मनुष्य में अतिरिक्त, मनुष्य में अतिरिक्त भोजन का संचय, भोजन का संचय या स्टोरेज। तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन कहाँ एकत्रित रहता है? तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन कहाँ एकत्रित रहेगा? तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन का संचय कहाँ पर होगा? तो यकृत में होगा। किसके रूप में होगा? तो ग्लाइकोजन। तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन का संचय या स्टोरेज किसके रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और ये कहाँ रहता है आपकी? ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ एकत्रित रहेगा? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ एकत्रित रहता है? तो आपको ध्यान रखना है यकृत, लीवर में, यकृत में एकत्रित रहता है। आप जरूरत पड़ने पर फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और आपको क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। इसके अलावा कवकों में, कवक में, कवक में भी अतिरिक्त भोजन किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कवक के अंदर भी अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। एक लास्ट उदाहरण और है आपके जो आप लोगों के लिए मैंने बताया था, काइटिन। कौन सा आपके? काइटिन। देखो ये जो काइटिन है, यदि इस काइटिन के बारे में देखा जाए तो काइटिन से कैसा क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछा जा सकता है? तो जो काइटिन है, एक तो आपकी मोलस्का,
और एक कौन सा है आपके आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा जो जीव हैं, मोलस्का और कौन से आर्थ्रोपोडा जो जीव हैं, इनके आवरण में या इनका आवरण बनाने में, जो भारी आवरण होता है, इनका आवरण बनाने में कौन काम आता है आपके काइटिन। तो ये किसमें है आपके, इनका आवरण बनाने में या भारी खोल बनाने में, भारी आवरण या भारी खोल बनाने में। इसके अलावा और कहाँ है काइटिन का, तो जो कवक की भित्ति है, सेल वाल है, कवक की जो सेल वाल है आपकी, उस सेल वाल के निर्माण में, कवक की जो सेल वाल है, इस सेल वाल के निर्माण में भी किसका इस्तेमाल है, तो कवक की जो सेल वाल, इसको निर्मित करने में किसकी भूमिका है आपके, तो काइटिन की भूमिका है। तो ये मित्रों कार्बोहाइड्रेट से संबंधित थी पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये क्वेश्चन इस तरह का भी यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है आपके कई बार। यदि आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्लड में मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा, यदि आपसे इस तरह से पूछा जाए कि मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी शर्करा है, ग्लूकोज। इसलिए इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, ब्लड शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है, इसलिए इसको ब्लड शुगर कहते हैं ग्लूकोज को। आप जो भोजन करते हो, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा देगा, फिर वसा देगा और प्रोटीन देगा। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्टिंग का वीडियो देख लें आपके। अब यदि आपसे कहा जाए कि शरीर के लिए ऊर्जा का, या शरीर के लिए सर्वाधिक ऊर्जा, तो सबसे पहले ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और कितने परसेंट मिलती है, 60% मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम का जो रेशो लिखा था वो तो एक अलग है, वो तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ऐसा पढ़ा था आप लोग। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो इतनी मिलेगी आप। यदि कार्बोहाइड्रेट का कहता है तो ये है आप। यदि वो आपसे क्या कहता है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, किससे, वसा से, वसा से इतनी मिलेगी। और यदि आपसे कहता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 4.2 किलो कैलोरी, ये आप लोगों ने देखा था। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है, 60% देता है। दोनों अलग अलग है, वो मात्रा है, ये आपके शरीर में पहुंचने के बाद जब पाचन होगा जब कौन ऊर्जा देगा, तो 60% कार्बोहाइड्रेट देता है। सेकेंड नंबर पर जो वसा देता है वो लगभग कितने परसेंट देता है, 30% ही देता है वसा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को खाने से ज्यादा ऊर्जा मिलती है मनुष्य कार्य करने के लिए। और जो प्रोटीन है, वैसे तो प्रोटीन आपके बॉडी का कितना भाग बनाता है, 75% भाग बनाता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में मात्र कितनी देता है, आपके 10% देता है।
तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देगा, वसा देगा और प्रोटीन देगा। इधर देखा जाए मात्रा के आधार पर तो सबसे ज्यादा ऊर्जा 1 ग्राम का वसा के पाचन से प्राप्त हो रही है, कितनी 9। उसके बाद प्रोटीन और फिर कौन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है या ऐसे पूछा जा रहा है। कई दफे जल्दबाजी में दोनों को उल्टा सीधा कराता है स्टूडेंट, इसलिए ध्यान रखना है। यदि बॉडी के अंदर है तो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो रही है, वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा किससे, आपके वसा से प्राप्त। तो ये थे आपके कार्बोहाइड्रेट मित्रों। अब अगला जो हम टॉपिक लेकर आएंगे भोज्य पदार्थों का, वो होगा आपके वसा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कल की क्लास का मित्रों। यदि आप लोगों को ये मैटर अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये महसूस हो रहा हो कि नहीं वास्तव में क्लासें अच्छी चल रही हैं और समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं मित्र, और किसी सब्जेक्ट की नहीं हुई है तो 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है मित्र। इसलिए आप लगातार बने रहिए चैनल के साथ, दर्पण क्लासेज करौली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।